हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको 12th हिंदी के पद खंड के सभी चैप्टर कड़वक से लेकर के गांव का घर तक का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन है कड़वक। कड़वक जिसको मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखे हैं, उसका प्रथम क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? मलिक मोहम्मद जायसी जी ये कैसे कवि हैं? तो इसका क्या होगा? प्रेम मार्गी या ज्ञान मार्गी, कृष्ण मार्गी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रेम मार्गी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कड़वक किन की रचना है। कड़वक जो है यह किन की रचना है? तुलसीदास या मलिक मोहम्मद जायसी या कबीर दास या केशव दास। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मलिक मोहम्मद जायसी जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है? किस परंपरा के कवि है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है ना, ये आपको प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की कवि है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से प्रेम की पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर की कवि इनमें से कौन सा है? तो प्रेम के पीर के कवि के रूप में मलिक मोहम्मद जायसी जी को जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? जी जायसी के जो द्वारा लिखा गया है पद्मावत, इसकी भाषा क्या है? तो इसका जो भाषा है ना, क्या मैथिली, अवधी या ब्रज भाषा या खड़ी बोली? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवधी भाषा में ये लिखा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म अनुमानतः 15वीं शताब्दी उत्तरार्ध, अनुमानतः 1492 ईस्वी में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ था? मलिक मोहम्मद जायसी जी का निवास स्थान कहाँ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जायस कब्र, अमेठी, उत्तर प्रदेश। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का क्या नाम था? कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी के पिता का क्या नाम था? तो इसके पिताजी का नाम था मलिक शेख ममरेज, यानी कि मलिक राजे अशरफ। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का क्या नाम था? कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी के गुरु का क्या नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी इसका जो गुरु था ना वो था सैयद अशरफ जहांगीर। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी की वृत्ति क्या थी? वृत्ति क्या थी कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी की? तो क्या होगा इसका जो है, मतलब आरंभ में जायस में रहते हुए किसानी, या बाद में शेष जीवन फकीरी में, या बचपन में ही अनाथ साधु फकीरों के साथ भटकते हुए जीवन, यानी कि इनमें से सभी होगा। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप इसका जीवनी पढ़ेंगे तो ये सभी बात उसमें आपको मिलेगा कि मलिक मोहम्मद जायसी जी ने आरंभ में ये किए, फिर उसके बाद ये किए, फिर उसके बाद ये किए, इस टाइप से इनमें से सभी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी की कृतियों के नाम बताए। कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी की कृति क्या क्या है? तो इसका क्या होगा? पद्मावत या अखरावट या आखिरी कलाम या चित्ररेखा, कहरनामा, महरी, बायसी, मसला या मसलनामा। उपरोक्त सभी होगा। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जायसी की भाषा क्या थी? जायसी की भाषा क्या थी? तो जायसी जी की जो भाषा थी वो क्या थी? अवधी भाषा ही थी। इसका अवधी भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाली जगहों को भरे जो लहे अब अमही डाब न होई तो लही बसाए न सोई। तो क्या होगा? कहते हैं जो लही अमही डाब न होई तो लही बसाव न सोई। तो यहाँ पे इसका जो खाली आंसर है, खाली जगह है, उसमें आपको अगर आप भरते हैं सुगंध, सुगंध होगा। आपने पढ़े होंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो लही अमही डाब न होई तो लही सुगंध बसाए न सोई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाली जगह को भरे। इनमें भी है खाली जगह को भरना है, तो क्या भरना है? धनी सो जस कीर्तु जासु। तो आपने उसमें पढ़े होंगे, लिखा है कि धनी सो पुरुष जस मतलब कीर्ति जासु। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? पूरक होगा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना किससे की है। जायसी ने अपने एक आंख की तुलना किससे की है? तो कमल से या सरोवर से या झील से या दर्पण से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दर्पण से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास जी जो ने लिखे हैं, अब दूसरा चैप्टर है आपके चैप्टर 2 पदखंड के, जिसको पद लिखा गया है, जो लिखा है कि किसने लिखा है? सूरदास जी ने लिखे हैं पद। जो प्रथम पद लिखा गया है, जो सूरदास जी के द्वारा जो लिखा गया है, उसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर आपने चैप्टर नेम और राइटर नेम याद करने का ट्रिक नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जाइए या आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे उसका लिंक दिया हुआ है। आप जा करके सबसे पहले चैप्टर नेम और राइटर नेम, यह क्या है, निबंध है कि एकांकी है कि आत्मकथा है, इसको जा करके आप ज़रूर देख ले। क्योंकि अगर आप इसको देख लेते हैं ना, 10 से 15 नंबर आपके हाथ में ही होगा, इसलिए आप जा करके उसको देखिए। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि सूर सागर के कवि है, सूर सागर के कवि कौन हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, क्या होगा? सूर सागर, तो सूरदास ही होगा। 20 का करेक्ट आंसर होगा। देखिए, आपको सूर में सूर मिलाना, यानी कि सूर में सूर मिला करके ताल, है ना, तो यहाँ पे सूर है, वहाँ पे सूर है, तो सूर सूर सूरदास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? भगवान श्री कृष्ण जो थे ये किस कवि के पूज्य थे? तो इसका करेक्ट क्या आंसर क्या होगा? सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे, देवता मानते थे और उसको पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? मीरा ने अपना प्रियतम जो है ना श्री कृष्ण को माना है ना, कहते मेरे तो प्रभु गिरधर नागर दूसरों ना कोई, आपने सुने होंगे, तो इसका होगा कृष्ण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास किस भाषा के कवि है? सूरदास जी किस भाषा के कवि है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन के शवदास अब के कवि खगोत समझह तह करत प्रकाश, इस दोहे में किसे सर्वश्रेष्ठ कवि कहा गया? कहते हैं कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन के शवदास अब के कवि अखोत समझह तह करत प्रकाश, इस दोहे का किसमें सर्वश्रेष्ठ कवि कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरदास जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास का जन्म कब हुआ था? तो सूरदास जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1478 ईस्वी, अनुमानतः दिया है ना, 1478 ईस्वी में सूरदास जी का जन्म हुआ था। वो कहाँ हुआ था? तो सीही में हुआ था, सीही में हुआ था। आप इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए, आप इसको कैसे याद रखेंगे कि देखिए, अगर कोई सूरदास जी को देखता है तो क्या होता है, मन में एक सिहर सा होता है कि प्रभु को ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को अंधा नहीं बनाना चाहिए, यानी कि सूरदास को देखते ही मेरे मन क्या सिहर जाता है ना, हमको थोड़ा सा सिहर जाता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब सूरदास को देखेंगे तो सिहरेगा, इसका मतलब इसका जन्म कहाँ हुआ? सीही में हुआ। आप इसको याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास का निधन कब हुआ था? सूरदास जी का निधन कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर होगा 1583 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? आ गया ना क्वेश्चन। तो सूरदास जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली जगह को भरे कछु खात कछु धरनी गिरावत निरखती नंद रनिया। कहते हैं कि कुछ खाते हैं और कुछ गिराते हैं। ये दृश्य देख करके क्या होता है, क्या होगा? ये गिरावत डैश निखरत नंद रनिया, तो इसका क्या होगा? छवि होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा तो छवि। ये छवि देकर के आप इस सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं। इसका ऐसा है कछु खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखती नंद रनिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी? सूरदास जी की अभिरुचि किस काम में थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा पर्यटन में भी, सत्संग में भी और कृष्ण भक्ति एवं वैराग में भी, उपयुक्त सभी, इनमें से सभी। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? सूरदास जी के दीक्षा गुरु कौन थे? जल्दी बताएं आप हमें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आपने किसी को शेयर नहीं किए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और
लाइक एवं सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो इसका दीक्षा गुरु था महाप्रभु वल्लभाचार्य। सूरदास का व्यक्तित्व कैसा था? सूरदास जी का व्यक्तित्व कैसा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जन्म से अंधा, बिगड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही, मृदुल, विनम्र, निर्भिमानी, भावुक या अंतर्मुखी स्वभाव के, विरक्त महात्मा, उपयुक्त सभी इनमें से सभी होगा। सूरदास की कृतियों के नाम बताए। सूरदास के कृतियों के नाम बताए तो क्या होगा इसका आंसर? सूरसागर, साहित्य लहरी, राधार, शकीले, सुरसावली या उपयुक्त सभी। उपयुक्त इनमें से सभी होगा, इसका आंसर डी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास किस काल के कवि थे? सूरदास जी किस काल के कवि थे? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्यकाल के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रज भाषा की विशेषता क्या थी? ब्रज भाषा की विशेषता क्या थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कोमलता भी होगा, लालित्य भी होगा, माधुर्य भी होगा, इनमें से सभी। इसका आंसर डी होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाली जगह को भरे। खाली जगह को भरे तो क्या होगा? सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो डैश डैश हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। तो क्या होगा? छंद शास्त्र या अलंकार शास्त्र या उपमा शास्त्र या रूपक शास्त्र। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा अलंकार शास्त्र। आपने सुने होंगे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ये सूरदास जी ही लिखे हैं। सोचिए, हमारे और आपके आँख होते हुए भी हम कुछ नहीं लिख पाते हैं, लेकिन सूरदास जी कैसे थे कि जिसके पास आँख नहीं थे फिर भी उन्होंने ऐसे ऐसे काव्य की रचना किए हैं कि जिसको हम लोग दिन रात जग जग करके पढ़ करके उसके जीवनी को पढ़ते हैं, उसके दिए गए कथन को याद करते हैं। सोचिए, जरा सोचिए, आपको क्या करना है आप डिसाइड कीजिए कि आपके आँख रहते हुए आप अंधा होना पसंद करेंगे या अंधे रह करके जगत में अमर होने के लिए सोचेंगे। क्या होगा? आप सूरदास बनना चाहते हैं या आप जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं? वो डिसाइड आपको करना है। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब भी समय है, अब भी आप अच्छे से मेहनत करें और अपने रिजल्ट में 4 चांद लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास ने शिक्षा कैसे ग्रहण की? कैसे ग्रहण की? तो क्या होगा? उपयुक्त इनमें से सभी होगा। स्वाध्याय के द्वारा ज्ञानार्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के काव्य के 3 प्रधान विषय क्या है? सूर्य के काव्य के 3 प्रधान विषय कौन कौन से हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास के पद किस पुस्तक से लिए गए हैं? ये जो पुस्तक, ये मतलब सूरदास जी का जो पद है आपके बुक में, वो इस पद चैप्टर में ये कहाँ से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सूरसागर से लिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्या का क्या अर्थ है? माय डियर स्टूडेंट्स, कन्या का क्या अर्थ है? कन्या का मतलब यहाँ पत्नी मत समझिएगा, कन्या का अर्थ होगा यहाँ पे गोद। गोद मतलब गोदी में जो बच्चे खिलाते हैं ना, उस गोद को कन्या कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पद। अब तीसरा चैप्टर है पद। तुलसीदास जी जिन लिखे हैं जिस पद को, उसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को अभी सॉल्व करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं। आपके एक लाइक हमको और मोटिवेट करते हैं, इसलिए आप लोग मेरा भी ध्यान रखेंगे। चलिए, अब प्रथम क्वेश्चन है कि विनय पत्रिका की भाषा है, क्या भाषा है? जल्दी आप हमें बताएं। देखिए, आपको अगर कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें से कमेंट में पूछ सकते हैं, जिसका भी अगर आपको लगता है कि इसका आंसर या मतलब जिस टाइप से हो, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमें बताएंगे। मेरा आवाज़ कैसे जा रहा है, आपको क्लियर सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, आप हमें कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनय पत्रिका की भाषा है, विनय पत्रिका की क्या क्या भाषाएं हैं? तो क्या होगा? अंतर्वेदी ब्रज भाषा होगा, इसका डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? तो तुलसीदास जी जो है यह सामान्यवादी कवि माने जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नरहरि दास। देखिए हम इसमें ऑप्शन इसलिए नहीं देते हैं ताकि आपका जो है ना, देखिए ऑप्शन चाहे जो भी दे लेकिन आपको इसका याद करना पड़ेगा कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। इसमें ऐसा थोड़ा एक ऑप्शन देंगे तब आपको पता चलेगा। आपको याद रहना चाहिए कि तुलसीदास जी के जो दीक्षा गुरु थे वो थे नरहरि दास, इस टाइप से, तब ना। नहीं तो आप अगर ऑप्शन दे करके टिकट अभी करते हैं तो फिर वहाँ पे आप कंफ्यूज कीजिएगा। इसलिए आप उसको ध्यान से देखिए कि इसका ऑप्शन यही होगा तो यही होगा। अब है कि तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तुलसीदास जी जो है ना ये आपको भक्ति काल के कवि है। तुलसीदास जी किसको पूजते थे आप हमें बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य लहरी किनकी रचना है? साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सूरदास। साहित्य लहरी किसने लिखा? सूरदास जी ने लिखे हैं। नेक्स्ट है कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली तुलसीदास जी ने लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता किसके कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, ये पंक्तियाँ किसको अमर बनाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुलसीदास एवं कविता को। देखिए 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1543 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? गांव का नाम बताना है। तो क्या होगा? बांदा, उत्तर प्रदेश, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तुलसीदास जी का मूल नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राम बोला। राम बोला इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था? तो तुलसीदास जी के माता पिता का नाम था हुलसी एवं आत्माराम दुबे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तुलसीदास जी के पत्नी का क्या नाम था? तो क्या होगा? रत्नावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाली जगहों को भरे, पेट भरी तुलसी ही जेवाएं, खाली सुधा सुजानु, क्या भरेंगे इसमें कि ये सेंटेंस पूरा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भक्ति। क्या होगा? भक्ति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास के शिक्षा कहाँ से मिली? तुलसीदास जी को शिक्षा कहाँ से मिली? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी वेद षड्दर्शन, इस सभी का अध्ययन इन्होंने किया था 15 साल तक रह करके तुलसीदास जी ने। तुलसीदास ने घर का परित्याग क्यों किया था? तुलसीदास जी ने घर का परित्याग, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पत्नी की फटकार से। पत्नी ने इसको बहुत फटकारा था कि अगर जितना प्रेम आप मुझसे करते हैं, अगर इतना प्रेम अपने प्रभु से कीजिएगा, अगर आप भगवान से करते तो आपका क्या कल्याण हो जाता, आप क्यों इस शरीर से इतना प्रेम करते हैं? इसी कारण से फिर तुलसीदास ने क्या हुआ? वैराग्य रूप धारण किया और देखिए रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना उन्होंने की है। सोचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास का स्वामी निवास किस स्थान पर था? तो क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका 16 का इसका होगा बी, काशी में। काशी में इन्होंने 15 साल तक रह करके विद्या अध्ययन किया था। तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था? तुलसीदास जी का व्यक्तित्व कैसा था? इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाली जगहों को भरे, नाम ले भरे, एक प्रभु दासी दास कहाई, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदर। ने कहते हैं कि हे सीता माता, आप प्रभु राम से बताना कि आपका एक कोई दास है जो सिर्फ आपका नाम ले ले करके अपना उदर मतलब पेट भरता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तो तुलसीदास जी के जो शिक्षा गुरु थे वो तो शेष सनातन काशी के विद्वान, शेष सनातन काशी के विद्वान उसके शिक्षा गुरु थे। अब नेक्स्ट चैप्टर है छप्पा, जिसको नाभा दास जी ने लिखे हैं। हमने इसका ट्रिक दिए हैं कि छाप क्या सकते हैं, किसी का नाम छाप सकते हैं ना, तो वही है। अगर आप कोई अच्छा चीज़ छापते हैं तो आपका क्या होता है? नाम होता है ना, तो छापते और नाभा दास। आपने ट्रिक वाला नहीं देखे हैं वीडियो तो आप जाकर के ट्रिक देखिए पहले।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभा दास की कृतियों का नाम बताए। नाभा दास जी के कृतियों का नाम क्या क्या होगा इनमें? तो क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भक्तमाल भी है, अष्टयाम भी है और प्रकीर्ण पाद भी, उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभा दास का स्थायी निवास कहाँ था? नाभा दास जी का स्थायी निवास कहाँ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बरसाने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छप्पा शीर्षक कविता के रचयिता का नाम क्या है? यानी कि छप्पा किसने लिखा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभा दास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभा दास का जन्म हुआ था। नाभा दास जी का जन्म कब हुआ था? नाभा दास का जन्म कब हुआ था? जल्दी आप हमें कमेंट में बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1570 ईस्वी अनुमानतः। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन थे? नाभा दास जी के दीक्षा गुरु देखिए 2018 में पूछा गया है। इस वीडियो में जितना भी ऑब्जेक्टिव है ना, ये सभी VVI है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छांटा गया है। इसलिए आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। जितना ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं ना, सिर्फ उसको आपको ध्यान से देखना है, इर्द गिर्द कहीं नहीं भटकना है, आपको अच्छा से मेहनत करना है। देखिए आप कितनों दौड़ लगा ले या कितनों आप भाग ले, अगर आपको समझे में नहीं लगेगा तो फिर पढ़ना बेकार ही है ना। कि जितना भी पढ़ते हैं आप समझ समझ करके पढ़िए, भागने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप समझिएगा तो बिना भागे हुए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इसका? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी अग्रदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्तमाल कैसी माला है? तो कैसी माला है भक्तमाल? तो इसका होगा करेक्ट आंसर ए, भक्त चरित्रों की माला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छप्पा कैसा छंद है? छप्पा कैसा छंद है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा छप्पा एक छंद है जो 6 पंक्तियों में गेय होता है, मतलब बांधा होता है। 6, अगर आप छप्पा को गिनती कीजिएगा तो इसमें 6 गो पंक्तियां होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्तमाल में कितने छप्पा है? भक्तमाल में कितने छप्पा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 316। कितना होता है? 316। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्तमाल में कितने चरित वर्णित है? भक्तमाल में कितने चरित वर्णित है? इसका करेक्ट आंसर होगा 200 भक्तों का चरित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने पाठ्यक्रम में किन पर लिखे गए छप्पा संकलित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कबीर सूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभा दास ने भक्तों के परिचय में किस शैली का परिचय दिया है? नाभा दास ने भक्तों के परिचय में किस शैली का परिचय दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समास शैली का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभा दास किस काल के कवि थे? नाभा दास जी किस काल के कवि थे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा भक्ति काल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने चौथे चैप्टर का भी सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर दिए। अब चलते हैं 5वें चैप्टर में। 5वां चैप्टर है कवित्व, जिसको भूषण जी ने लिखे हैं। तो प्रथम क्वेश्चन है, भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रीति काल। क्या होगा? रीति काल के कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवा बावनी में कितने मुक्तक है? मुक्तक है, शिवा बावनी में कितने मुक्तक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 52। देखिए यहाँ 52 है ना, यहाँ भी 52 है। 52 का आपको याद रखना है। शिवा बावनी में 52 मुक्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूषण की उपाधि किसने दी थी? भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा रुद्र शाह ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? तो छत्रसाल दशक के जो रचनाकार है वो है भूषण जी। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवित्व शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? तो कवित्व के रचयिता कौन है? भूषण जी हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूषण का जन्म कब हुआ था। भूषण जी का जन्म कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1613 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूषण का निधन कब हुआ। भूषण जी का निधन कब हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1715 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भूषण का जन्म कहाँ हुआ था। भूषण जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो भूषण जी का जन्म हुआ था तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश में। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूषण कवि के आश्रयदाता कौन थे। तो भूषण कवि के आश्रयदाता थे उपयुक्त सभी, मतलब छत्रपति शिवाजी भी था, शिवाजी के पुत्र साहू जी भी, और पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल। ये सब का वर्णन इसमें मिलेगा आपको इस चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूषण की कृतियाँ कौन कौन है। भूषण की कृतियाँ कौन कौन है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवराज भूषण भी होगा, शिवा बावनी भी होगा, छत्रसाल दशक भी होगा, उपयुक्त सभी इनमें से सभी होगा। इसका आंसर होगा डी, करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूषण की अप्राप्य कृतियाँ कौन कौन है। भूषण की अप्राप्य कृतियाँ कौन कौन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूषण हजारा भी होगा, भूषण उल्लास भी होगा, क्या भूषण उल्लास भी होगा, इनमें से सभी होगा। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने लिखा है कि लागती लपकी कठ बैरिन के नागिन सी, रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल की। किसने लिखा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए साहू जी, क्या होगा, सॉरी भूषण जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है। किस रस को प्रमुखता दी है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वीर रस को। किसको, वीर रस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवा बावनी में किसकी वीरता का वर्णन है। तो शिवा बावनी में शिवाजी के वीरता का वर्णन है। आपने शिवाजी की कहानी सुने होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट चैप्टर आ गया ना, नेक्स्ट चैप्टर है तुमुल कोलाहल कलह में, जिसको जयशंकर प्रसाद जी ने लिखे हैं। इसका प्रथम क्वेश्चन क्या है, तो तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि का नाम लिखे। तो क्या होगा, तुमुल कोलाहल कलह जयशंकर प्रसाद कहाँ है, नहीं कहते हैं तुमुल कोलाहल कलह की जय हो, मतलब जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में। कब हुआ था, 1889 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद जी का निधन हुआ था 15 नवंबर 1937 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, मतलब किस गांव में, कहाँ, कौन सा जिला कहाँ हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी में हुआ था। वाराणसी कहाँ है, आप हमें कमेंट में बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन का नाम क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद के प्रबंध काव्य का नाम लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद जी के प्रबंध काव्य है कामायनी, जो बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद की आतुकांत रचनाएं कौन कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि महाराज का महत्व भी है, करुणालय भी है, प्रेम पथिक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद के नाटकों का नाम लिखिए। तो नाटक कौन कौन लिखा था जयशंकर प्रसाद जी ने, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद से जुड़े थे। जयशंकर प्रसाद किस वाद से जुड़े थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छायावाद, छायावाद से जुड़े थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता
है ना, किसने पुस्तक से, किस पुस्तक से लिया गया है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कामायनी से लिया गया। ये तुमुल कोलाहल कलह, ये कामायनी से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद के कथा संग्रह का नाम बताएं। तो जयशंकर प्रसाद जी के कथा संग्रह इनमें से कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि छाया भी है, ये भी है और ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों का नाम लिखे। तो जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास का नाम कंकाल भी है, तितली भी है और इरावती है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि इरावती किसने लिखा, या कंकाल किसने लिखा, या तितली किसने लिखा? तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, इनमें से सभी। इसका डी इसका आंसर हो जाएगा। तो अब चलिए आगे का चैप्टर क्या है? पुत्र वियोग, 7वां चैप्टर है। सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका प्रथम क्वेश्चन क्या है? पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपने लाल को गोद में नहीं उतारा था? क्या होगा? बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये आपके सिलेबस में। तो क्या होगा? मिट्टी लगने के भय से, या कीड़ों के भय से, या ठंड के भय से, या गिरने के भय से? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिट्टी लगने के भय से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कविताएं हैं? तो पुत्र वियोग। हमने ट्रिक दिए हैं ना कि आप याद कीजिए, पुत्र वियोग में सबसे ज़्यादा किसने रोया था महाभारत में? तो क्या होगा? सुभद्रा था। तो उससे आपको याद आ जाएगा कि सुभद्रा ने सबसे अधिक रोई थी। इसलिए बोलते हैं ना, आपको बार बार बोल रहे हैं कि आप जाकर ट्रिक वाला वीडियो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवित्री का नाम लिखिए। तो क्या होगा? पुत्र वियोग, तो सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 ईस्वी में। कब हुआ था? 16 अगस्त 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कृतियों के नाम लिखिए। इसके कृतियों के नाम लिखिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुकूल भी लिखा है इन्होंने, त्रिधारा भी लिखा है, बिखरे मोती, सभा के खेल भी लिखा। उपयुक्त सभी, इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लिखा है कि आज दशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। कितना मनमोहक लाइनें हैं। देखिए, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। तो क्या होगा इसका? ये लाइन किसने लिखा है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको तो आप लोग कभी इस ऐसे क्वेश्चन में आप लोग मिस्टेक नहीं करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। अब चलते हैं 8वां चैप्टर, उषा शमशेर बहादुर सिंह जी जिसको लिखे हैं। इसमें प्राकृतिक वर्णन कविताएं हैं। आप याद रखेंगे, शमशेर सिंह बहादुर को कवियों का कवि कहा जाता है। कवियों का कवि आपसे क्वेश्चन करेगा कि कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को। और ये आपसे क्वेश्चन करेगा उषा कैसे मतलब कविता है? तो क्या होगा? उषा जो है या प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविताएं हैं। तो प्रथम क्या है? प्रथम क्वेश्चन, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए, इसमें जो है ना टैपिंग में मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे जो है ना ये 1950 है फर्स्ट में, और यहाँ पे ये 1900 क्या लिखा हुआ है? 1951 लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ 1952 है और यहाँ पे 1954 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, उषा शमशेर बहादुर सिंह, मतलब ये दूसरा सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1951 में। 1951 में इसका करेक्ट आंसर होगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। देखिए आ गया ना क्वेश्चन, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उषा। क्या होगा? उषा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? कौन इसके रचयिता है उषा शीर्षक कविता के? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 जनवरी 1911 ईस्वी में। 13 जनवरी 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि शमशेर बहादुर सिंह के माता पिता का नाम बताएं। कवि शमशेर बहादुर सिंह के माता पिता का नाम था प्रभुदेई एवं तारीफ सिंह। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि शमशेर बहादुर सिंह के कविता संग्रह का नाम लिखिए। तो कविता संग्रह क्या क्या है इसका? कहते हैं कवि शमशेर बहादुर क्या होगा? दूसरा सप्तक, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं इतने अपने पास उदित, क्या है? इतने पास अपने उदिता बात बोलेगी कल मुझसे, और है मेरी टूटी हुई बिखरी हुई कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ सुकून की तलाश। उपयुक्त सभी होगा। इनका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने लिखा है कि जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है? तो ये लाइन आपके जो है उषा शीर्षक कविता से लिया गया है और इसके जो है ना राइटर हैं शमशेर बहादुर सिंह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने लिखा है कि बहुत काली सील जरा से लाल केसर से की जैसे धूल गई हो? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा अशोक। क्या होगा? किसने का लिखा है? तो शमशेर बहादुर सिंह जी ने लिखा है। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से की जैसे धूल गई हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट चैप्टर है कि जन जन का चेहरा। 9वां चैप्टर है ना जन जन का चेहरा, जिसको गजानन माधव मुक्ति बोधक जी ने लिखे हैं। देखिए हमने इस वीडियो पे जितना ऑब्जेक्टिव दिए हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना अच्छे से देख लेते हैं ना कोई भी ऑब्जेक्टिव आपको छूटने वाला नहीं है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? कौन है इसका? जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता है गजानन माधव मुक्ति बोधक। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था उसका जन्म कब हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा 13 नवंबर 1917 ईस्वी में। 13 नवंबर 1917 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि गजानन माधव मुक्ति बोध का निधन कब हुआ? उसका निधन कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सितंबर 1964 में। इसका थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। इसका आप जो है ना दिन तारीख देख लीजिएगा, शायद 21 सितंबर ऐसा कुछ होगा। आप एक बार इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कहाँ हुआ था? उसका जन्म कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि मुक्ति बोध के माता पिता का नाम क्या था? तो क्या था उसके माता पिता का नाम? उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्वती बाई एवं माधवराज मुक्ति बोध। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्ति बोध के कविता संग्रह का नाम बताएं। मुक्ति बोध के कविता संग्रह के नाम बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तार सप्तक भी यही लिखा है, चांद का मुंह टेढ़ा भी यही लिखा है, भूरी भूरी खाक धूल ये भी यही लिखा है। इनमें से सभी होगा। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुक्ति बोध के कथा साहित्य का नाम लिखें। मुक्ति बोध के कथा साहित्य का नाम क्या क्या है? तो काठ का सपना ये मुक्ति बोध जी ने लिखे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कविता से उद्धृत है आशा मई लाल लाल किरणों से अंधकार चिरता सा मित्र का स्वर्ग एक जन जन का मित्र एक। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये कहाँ से लिया गया है, तो जन जन का चेहरा एक से लिया गया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 9वां चैप्टर का भी जितना VVI ऑब्जेक्टिव थे उसको भी एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब आया आपका 10वां चैप्टर जिसको जो है अधिनायक, जिसको रघुवीर सहाय जी ने लिखे हैं। तो प्रथम क्वेश्चन क्या है कि रघुवीर सहाय ने किस विषय से MA किया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी से। अब आगे है अधिनायक शीर्षक कविता के कवि का नाम बताए। तो अधिनायक किसने लिखा है, तो रघुवीर सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था। तो कवि रघुवीर सहाय जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था। तो कवि रघुवीर सहाय जी का जो निधन हुआ था वो हुआ था 30 दिसंबर 1990 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था। तो कवि रघुवीर सहाय के पिताजी का नाम था हरदेव सहाय, जो कि एक शिक्षक था। आपसे पूछ सकता है कि कवि रघुवीर सहाय जी के पिता पेशे से क्या थे, तो आपको कहना है कि ये क्या है, एक शिक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पत्रिका के संपादन के कारण रघुवीर सहाय का नाम हुआ था। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर होगा दिनमान। क्या होगा, दिनमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कविता संग्रह पर रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोग भूल गए। क्या होगा, लोग भूल गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन किन पत्रों के मार्फत रघुवीर सहाय ने पत्रकारिता की है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नवजीवन लखनऊ या समाचार विभाग आकाशवाणी नई दिल्ली ये भी है, नवभारत टाइम ये भी है, ये भी है, ये भी, और नवभारत टाइम ये भी है। दिनमान जो उपयुक्त सभी होगा इनमें से सभी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है, किस पुस्तक से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर चरना किसका प्रतिनिधि है, हर चरना किसका प्रतिनिधि है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आम आदमी का प्रतिनिधि है, जिसकी हालत में आज़ादी के बाद बदलाव नहीं आया। 20 का करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने लिखा है पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। ये किसने लिखा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट्स, क्या होगा, रघुवीर सहाय। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल अब 11वां चैप्टर है। देखिए हमने 10वां चैप्टर का भी सभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। अब आया आपका 11वां चैप्टर प्यारे नन्हे बेटे को, जिसको विनोद कुमार शुक्ल जी ने लिखे हैं। इसका प्रथम क्वेश्चन है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है, कविता में लोहा किसका प्रतीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा धर्म का, कर्म का, या मशीन का, या युद्ध का। तो कर्म का इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के कवि का नाम बताए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 ईस्वी में। 20 का करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था। कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था राजनांद गांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि विनोद कुमार शुक्ल का निवास कहाँ है। कहाँ है इसका निवास। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा रायपुर छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा सम्मान मिला था। कवि विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा सम्मान मिला था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, इनमें से सभी सम्मान मिला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि विनोद कुमार शुक्ल के कविता संग्रह का नाम बताए। तो कवि विनोद कुमार शुक्ल के कविता संग्रह का नाम तो क्या होगा। लगभग जय हिंद, वह आदमी नया, गरम कोट पहनकर चला गया, विचार की तरह, जो कि 1981 में लिखा गया है। और नेक्स्ट है सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त इनमें से सभी, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संग्रह से ली गई है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा वह आदमी नया गरम कोट पहन करके चला गया, विचार की तरह। ये प्यारे नन्हे बेटे कविता इसी से लिया गया है, वह आदमी नया गरम कोट पहन करके चला गया, विचार की तरह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कविता की पंक्तियां हैं कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा। यह किस कविता की पंक्ति है। तो यह जो है अधिनायक से ही लिया गया है, या प्यारे नन्हे बेटे को, या पुत्र वियोग, या कवित से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्यारे नन्हे बेटे को। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 11वें चैप्टर प्यारे नन्हे बेटे का सभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं। अब चलते हैं 12वां चैप्टर, और उसके बाद सिर्फ एक चैप्टर बचेगा गांव का घर, और उसके बाद थोड़ा सा प्रतिमूर्ति का भी है, उसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका जो प्रथम क्वेश्चन देखिए, हार जीत है ना 12वां का, हार जीत अशोक वाजपेयी जी। तो इसका प्रथम क्वेश्चन है कि हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कहीं नहीं वहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है। अशोक वाजपेयी जी ये किस काल के कवि है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आधुनिक काल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। कवि अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 जनवरी 1941 को। 16 जनवरी 1941 ईस्वी को अशोक वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि अशोक वाजपेयी का जन्म स्थान कहाँ है। तो कवि अशोक वाजपेयी जी का जो जन्म स्थान है वो है दुर्ग छत्तीसगढ़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार जीत किस प्रकार की रचना है। हार जीत किस प्रकार की रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गद्य गीत। क्या होगा। गद्य गीत है हार जीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार जीत कविता के कवि का नाम बताए। तो कविता हार जीत किसने लिखा। तो अशोक वाजपेयी जी ने लिखे हैं। 20 का करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है। तो कवि अशोक वाजपेयी जी का जो मूल निवास है वो है सागर मध्य प्रदेश। और ये सागर कहाँ है। मध्य प्रदेश में है ना, ये सागर मध्य प्रदेश, इसका टिक आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम लिखे। तो कवि अशोक वाजपेयी जी के माता पिता का नाम था निर्मला देवी एवं परमानंद वाजपेयी। माता का नाम था निर्मला देवी और पिता का नाम था परमानंद वाजपेयी। 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि अशोक वाजपेयी को कौन सा सम्मान मिला था। कौन सा सम्मान मिला था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा सम्मान था। उपर्युक्त इनमें से सभी होगा। ये सभी सम्मान मिला है। साहित्य अकादमी भी मिला है, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान भी मिला है, फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स 2005 ये भी मिला है, पॉलिश सरकार, ये इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि कवि अशोक वाजपेयी ने कौन सा स्तंभ लेख का कार्य किया था? कवि, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कभी कभार, कभी कभार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि अशोक वाजपेयी ने कौन साहित्य पत्र संपादन किया था? तो क्या होगा? कवि अशोक वाजपेयी ने कौन साहित्य पत्र संपादन किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, इनमें से सभी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पाठ में आया है किसकी विजय हुई, सेना की या नागरिक की? तो यह कहाँ लिया गया है? हार जीत से लिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कवि ने लिखा है खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निराला। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 12वां चैप्टर हार जीत के भी सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं। अब आपका अंतिमा चैप्टर क्या है? गांव का घर। इसलिए आप लोग ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। अगर अभी तक आपने अपने दोस्तों को शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ उसे भी ये लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी थोड़ा सा पढ़ ले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव का घर ज्ञानेंद्र पति है ना जो लिखा है, गांव का घर किसने लिखा है? तो ज्ञानेंद्र पति। तो गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह की है? तो ये मतलब ये गांव का घर कहाँ से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संशयात्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था? तो कवि ज्ञानेंद्र पति जी का जन्म हुआ था पथरगामा गोड्डा झारखंड में, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि का नाम बताए। तो कवि का नाम क्या होगा? ज्ञानेंद्र पति, अशोक वाजपेयी, विनोद कुमार शुक्ल या रघुवीर सहाय। तो ज्ञानेंद्र पति। गांव का घर किसने लिखा? ज्ञानेंद्र पति। हमने इसका ट्रिक दिए हैं कि गांव के घरों में सबसे अधिक ज्ञान मिलता है कि नहीं मिलता है। अब आगे है, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? ज्ञानेंद्र पति जी का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ज्ञानेंद्र पति के माता पिता का नाम बताए। कवि ज्ञानेंद्र पति के माता पिता का नाम क्या होगा? तो माता का नाम था सरला देवी और पिता का नाम था देवेंद्र प्रसाद चौबे, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ज्ञानेंद्र पति का निवास कहाँ है? कवि ज्ञानेंद्र पति जी का निवास कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी उत्तर प्रदेश। वाराणसी उत्तर प्रदेश जी में वाराणसी उत्तर प्रदेश में ज्ञानेंद्र पति जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहल सम्मान ज्ञानेंद्र पति को कब दिया गया था? पहल सम्मान है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, पहल सम्मान ज्ञानेंद्र पति को कब दिया गया था ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 2006 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संशयात्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानेंद्र पति को कब मिला था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति के कविता संग्रह का नाम बताए। तो ज्ञानेंद्र पति जी ने क्या क्या लिखा है? तो आंख हाथ बनते हुए, उसके बाद क्या है, शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बनी, या गंगा तट संयात्मा भिनसर कवि ने कहा, या उपरोक्त इनमें से सभी। तो क्या होगा इसका आंसर? इनमें से सभी होगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानेंद्र पति की पुस्तक के कौन कौन हैं? तो ज्ञानेंद्र पति जी के पुस्तकें हैं क्या है, एक चक्र नगरी, या पढ़ते गढ़ते, या संशयात्मा। इनमें से सभी होगा, निम्न में सभी होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पाठ में आया है कि आवाज भी नहीं आती यहाँ तक न आवाज की रोशनी की आवाज। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गांव का घर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पाठ में आया है कि जैसे गिर गया हो गजदंतों को संवार कर कोई हाथी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गांव का
घर। अब नेक्स्ट, तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 13वां चैप्टर गांव के घर का भी सभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा लिए हैं। अब है प्रतिमूर्ति का, थोड़ा आप इसे भी देख लिए क्योंकि इससे भी क्वेश्चन 2-3 नंबर का पूछ लिया जाता है। तो प्रतिमूर्ति में क्या है, प्रथम क्वेश्चन है कि कलर की मौत शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये कलर की मौत किसने लिखा है, अंटोन चेखव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताए। तो रस्सी का टुकड़ा जो लिखा है उसका नाम था गाय डी मोपासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैसगी शीर्षक कविता के रचयिता का नाम बताए। तो पैसगी किसने लिखा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेनरी लोपेज। क्या होगा, हेनरी लोपेज ने पैसगी लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय डी मोपासा का जीवन काल बताए। तो गाय डी क्या है, गाय डी मोपासा का जीवन काल हो जाएगा 1850 में इसका जन्म हुआ था और 1893 में इसकी मृत्यु हो गई। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंटोन चेखव का जीवन काल बताए। अंटोन चेखव का जीवन काल बताए। तो इसका क्या हुआ था, 1860 में इसका जन्म हुआ था और 1904 में इसकी मृत्यु हुई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था। तो हेनरी लोपेज का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1937 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय डी क्या है, मोपासा, गाय डी मोपासा किस देश के रहने वाले थे। तो गाय डी मोपासा ये आपको फ्रांस के रहने वाले थे। 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेखव किस देश के रहने वाले थे। चेखव, अंटोन चेखव ये जो है ना आपको, ये रूस के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे। हेनरी लोपेज जो है ना ये कांगो यानी कि अफ्रीका के रहने वाले थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाली जगह को भरे। कहानी में शब्द न सिर्फ रपट की तरह माध्यम होते हैं न कविता की तरह स्वायत्त होते हैं, उनके भीतर एक क्या चमक रहती है। कौन सी चमक रहती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तनाव भरी चमक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाली जगह को भरे। चेखव का लेखन शासन व्यवस्था और उसके तंत्र की डैश डैश को रेसे रेसे उघाड़ता है, या किसने क्या उघाड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमानवीयता उघाड़ता है। इसका सी करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलर की मौत के कलर का क्या नाम है, मतलब कलर की मौत के कलर का क्या नाम है। तो देखिए ये अंतिमा क्वेश्चन है, इसका आंसर हम नहीं बल्कि आप लोग बताएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने आज पद खंड के सभी जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव है कड़वक से लेकर के यहाँ प्रतिमूर्ति तक का सबको बारी बारी से एक्सप्लेन किए हैं। इसमें आपको कहाँ समझ में नहीं लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे, और ये वीडियो आपको कैसे लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और इसका आंसर भी आप हमें बताएंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ये अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेंगे। बाकी अगर आपको इसका PDF चाहिए या इसके सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का भी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन करके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।